तो बिल्कुल कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश, बच्चों का जो विकास का क्रम है वो किस से किस तरफ जाता है। आप पोल में फटाफट से आंसर करेंगे, 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं पूरी ही एनर्जी के साथ। तो डी ऑप्शन कह रहे हैं, बी ऑप्शन कह रहे हैं 71%। चलिए बहुत बढ़िया। जनरल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है विकास। ये बात हमने बहुत बार डिस्कस की है कि बच्चा जब छोटा होगा तो वो सामान्य क्रियाएं करेगा, रोएगा भी तो पूरी बॉडी से रोएगा, है ना, बाद में वो स्पेसिफिक क्रिया, आप आंसू ऐसे ही पूछ लेते हैं आज की डेट में, दैट मीन्स सामान्य से विशिष्ट स्पेसिफिक हो जाती है आपकी एक्टिविटीज, बचपन में जनरल होती है ना। कोई भी चीज पकड़ेगा तो पूरी बॉडी से पकड़ने की कोशिश करेगा, बाद में सिर्फ 2 फिंगर्स भी काफी हैं अगर पेन उठाना है तो। ये प्रॉक्सिमो डिस्टल के जैसा ही है, इसको आप इस सेंस में मान सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट नहीं होता, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है। हेड टू टो होता है, टो टू हेड नहीं होगा। एक्सट्रीमिटीज से सेंटर नहीं हो सकता, सेंटर से एक्सट्रीमिटीज हो सकता है, तो ये बनते ही नहीं है। तो एक ही सिद्धांत हुआ यहाँ विकास का, सामान्य से विशिष्ट। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पोल की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा फटाफट से, आपका फेवरेट क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाला। एक तरफ है स्टेटमेंट और दूसरी तरफ है आपका रीजन, ठीक। कथन क्या है? चिल्ड्रन फ्रॉम हाई इनकम फैमिलीज स्पेंड देयर डे वेरी डिफरेंटली देन चिल्ड्रन फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज। यानी वह बच्चे जो उच्च आय वर्ग वाले परिवारों से आते हैं, जहां पे इनकम जो है वो हाई है, वो अपना जो बचपन है, उनका जो दिन है वो डिफरेंट होता है उन बच्चों से जो लो इनकम फैमिलीज से आते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चा ऐसे परिवार से बिलोंग करता है जहां पे हाई इनकम है जिस परिवार की, तो वो बच्चा, उसको सुबह जूस भी मिल रहा है, उसको खिलौने भी मिल रहे हैं, उसको स्कूल जाने के लिए भी मिल रहा है, उसको प्लेग्राउंड में भी ले जाया जा रहा है, उसको कोई फन एक्टिविटी भी सिखाई जा रही है, उसकी हॉबीज पे भी ध्यान है। और जो लो इनकम फैमिलीज का बच्चा है, हो सकता है ठीक से 2 टाइम खाना भी ना मिल पा रहा हो सकता है छोटी छोटी चीजों के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा हो, एक इरेजर तक लेने के लिए दिक्कत हो रही हो। तो दोनों का जो दिन है वो डिफरेंटली स्पेंड होगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। मतलब ये वाली बात ट्रू हो गई। हमें पहले सबसे पहले यही स्टेटमेंट चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रीजन क्या है इसका? Childhood is not universal and there is a lot of diversity of childhoods. Choose the correct option. कि जो बचपन है, जो बाल्यावस्था की संकल्पना है, वो सार्वभौमिक नहीं है। डेवलपमेंट का पैटर्न जो है वो सार्वभौमिक है कि बच्चा पहले इन्फेंसी में आएगा, फिर चाइल्डहुड में आएगा, फिर एडोलेसेंस में जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस तो सबका अलग है ना। तो वो इसलिए चाइल्डहुड यहां सार्वभौमिक नहीं है, तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही है। दोनों ही बातें सही हैं, इसलिए जो आंसर है वो ए ऑप्शन है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बात 2019 में जब पहली बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया कि जो चाइल्डहुड है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है समाज में। मैं अगेन वही एग्जांपल बहुत बार देती हूँ कि आपके घर के बच्चे का जो बचपन है, आपके घर के 10 साल के बच्चे को हो सकता है सामान लाना ना आता हो, रोड क्रॉस करके आप उसको भेजते ना हो, और एक 8 साल का बच्चा, एक 6 साल का बच्चा, एक 7 साल का बच्चा जो रोड पे बलून बेचते हुए घूम रहा है, वो दौड़ के बस में भी चढ़ जाता है। दैट मीन्स दोनों का बचपन अलग हो गया, तो यूनिवर्सल बचा नहीं ना चाइल्डहुड। तो ए ऑप्शन सही है, यहाँ पे दोनों ही बातें सही है, बिल्कुल भी हम गलत नहीं कह सकते, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ चाइल्ड लर्न्स टू ग्रैस्प लार्ज थिंग्स। यानी बड़ी चीजों को पहले वो पकड़ना सीखता है बच्चा, जैसे कि एक बॉल है ना, बॉल है, एक बड़ी सी बॉल है, पकड़ना सीखेगा विद हैंड्स बिफोर लर्निंग टू पिक अप अ पी यूजिंग पिंसर ग्रैस्प। यानी कि वो जो एक तरह से चिमटी का इस्तेमाल करके पहले बच्चा बॉल पकड़ना सीख जाएगा, क्योंकि बड़ी चीज है, होल है, स्पेसिफिक। एक पी को, एक मटर के दाने को उठाना एक चिमटी से, वो बाद में सीखेगा। मतलब जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब सेंटर से आउटवर्ड, एक्सट्रीमिटीज, केंद्र से बाहर की ओर। याद आ रही है कहानी? बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग, प्रॉक्सिमो डिस्टल। अगर ये सर से पैर की ओर होता तो ये हो जाता शीर्षगामी या सेफेलोकॉर्डल। अभी ये समीपस्थ दूरस्थ विकास है, समीप से दूर की ओर, जिसको नियर टू फार भी कहते हैं, सेंटर टू पेरिफेरी भी कहेंगे, ठीक है जी बात। जनरल टू स्पेसिफिक भी कह सकते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल क्या है? लंबवत, हेड टू टो, सर से पैर वाला, ठीक। बाकी हम पढ़ते नहीं है, ये कोई विकास के प्रिंसिपल नहीं हुए, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज थोड़ा सा स्पीड आप ही रखेंगे क्योंकि इतने दिनों से प्रैक्टिस चल रही है, तो अब तो आप आज इसको टेस्ट की तरह लीजिए कि 30 क्वेश्चंस आप एक बार में बैठ के सॉल्व कर पाए ऑनलाइन फटाफट से पढ़ के। देखिएगा क्वेश्चन है, एक तरफ है स्टेटमेंट यानी असर्शन, दूसरी तरफ है एक रीजन। जवाब दीजिए, ले लीजिए 30 सेकेंड का समय, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर ही हम बढ़ेंगे आगे, समय ले लीजिए। अभी तक तो कुछ नहीं है जी, AWS की वैकेंसी, पता नहीं क्या क्या न्यूज उड़ती रहती है रोज, किसी को भी नहीं पता। जब तक ऑफिशियल ना हो कोई बात, तब तक हमें उस चीज पे ध्यान नहीं देना है, ठीक। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, ये बताओ। बहुत सीरियस माहौल हो गया आज, लेट क्या हो गया, मैंने स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज कर दी।
डी कह रहे हैं आप लोग, मतलब 52% लोग डी कह रहे हैं। देखो स्टेटमेंट क्या है, चिल्ड्रन लर्न नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी बाय देयर पेरेंट्स ओनली। अगर किसी ने ये ओनली नहीं पढ़ा तो आंसर गलत हो जाएगा। बच्चे अपने समाज के बारे में जो जानकारी है, जो कौशल है, जो मूल्य हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो सिर्फ अपने परिवार से ही सीखते हैं, सिर्फ अपने अभिभावकों से ही सीखते हैं। क्यों? वो टीवी से भी सीख सकते हैं, वो मीडिया जो हॉस्पिटल है या मंदिर है या फिर जितनी भी जगह वो जाएंगे, दोस्त हैं, अपने रिश्तेदार हैं, उनसे भी सीख सकते हैं सोशल वैल्यूज, मॉरल्स और ये सब चीजें। तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ पेरेंट्स से सीखते हैं। सबसे पहले शुरुआत घर से होती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है सिर्फ पेरेंट्स से सीखते हैं। तो ये बात तो फॉल्स हो गई, मतलब कि ये बात क्या है, गलत हो गई, ठीक है, फॉल्स हो गई। रीजन क्या है, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस। जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो एकदम सिंपल है, साधारण है और लीनियर प्रोसेस है, स्टेप में चलती है और हो जाती है। ऐसा नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। इतना सीधा साधा नहीं है कि सिंपली 1 2 3 कोड कर दिया आप में और हो गया काम, ठीक है। तो कोई भी प्रोसेस होती है वो सिंपल और लीनियर नहीं होती, वो स्पाइरल या कहीं कॉम्प्लेक्स होती है, अपने आप में डायनामिक होती है। तो दोनों ही बातें गलत हैं, इसलिए आंसर जो है वो बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। दोनों ही बातें गलत है, तो एक भी सही नहीं है, तो सिंपल बात खत्म, ठीक है जी। आगे बढ़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, खुशी खुशी जितने लोग हैं उतने ही लाइक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चिल्ड्रन इन डैश स्टेज, यानी बच्चे किस अवस्था में अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी वस्तु स्थायित्व को समझने लगते हैं, बट डू नॉट रियलाइज दैट एक्शंस कैन बी रिवर्स्ड। बट वो ये रियलाइज, ये पता नहीं कर पाते कि जो एक्शंस हैं उनको रिवर्स किया जा सकता है, वो परिवर्तनीय हैं, यानी क्रियाएं जो हैं वो परिवर्तनीय हैं, वो इस बात को रियलाइज नहीं कर पाते। एंड देयर जजमेंट्स आर बेस्ड ऑन इमीडिएट अपीयरेंस ऑफ थिंग्स, यानी कि उनका जो जजमेंट है वो जैसी एग्जैक्टली चीजें उनके सामने दिख रही हैं। मान लीजिए उनको चॉकलेट, मान लीजिए उनको एक बॉल दिख रही है जो कि क्ले की बॉल है, तो अब उनके दिमाग में ये होगा ये बस बॉल ही है, इसको हम फिर से मेल्ट करके कोई और शेप नहीं दे सकते। मतलब वो रिवर्स नहीं कर पाते कि हम एक क्ले की मिट्टी से या क्ले से क्या कर सकते हैं, एक सांप बना सकते हैं, स्नेक बना सकते हैं, उसको लंबा करके एक उसको कुछ और भी शेप दे सकते हैं, बॉल बना सकते हैं और फिर से वो वैसी ही हो जाएगी। मतलब वो रिवर्स नहीं कर पाते, रिवर्सिबिलिटी का गुण उनमें नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्ट परमानेंस उनमें है। ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आ जाती है, सेंसरी मोटर में ही आ जाती है। तो ये बात तो जो है इनकी सही लग रही है हमें। यहाँ पे समझेंगे एक बार फिर से, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों को मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। प्री ऑपरेशनल इसको कहेंगे, क्योंकि देखो सेंसरी मोटर अचीव होगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात होगी तो ए भी सही हो जाएगा, लेकिन बात हो रही है कि रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ए बी दोनों सही होने चाहिए थे। एक बार मैं भी एक बार चेक कर लूंगी इन्होंने क्या कंसीडर किया है। अभी के लिए इसको बी ही मानते हैं जो सही उत्तर है, क्योंकि जो बाकी विशेषताएं हैं वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की हैं, 2 से 7 की हैं। एक बार इस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा, एक बार फाइनल फिर भी मैं कल डिस्कस कर लूंगी, क्योंकि इन्होंने क्या कंसीडर किया, आंसर दोनों सही है यहाँ पे अगर देखा जाए। बट ये जो कहानी इन्होंने रिवर्सिबिलिटी की गाई है वो आती है प्री ऑपरेशनल में। आगे बढ़ेंगे तो अभी के लिए हम प्री ऑपरेशनल ही कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे और आंसर करेंगे पोल में। फॉर चिल्ड्रन हु आर इन प्री ऑपरेशनल स्टेज टीचर्स शुड, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षकों को कैसे सिखाना चाहिए। 2 से 7 वर्ष की उम्र वाले बच्चों को सिखाने के कौन से तरीके आपको अपनाने चाहिए प्याजे के अनुसार, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, कोई कह रहा है ए होगा, हाँ ए हो सकता है, ए होना चाहिए, बट बाकी जो कथाएं उन्होंने गाई है ना, तो लेट्स सी, अभी तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। यूज कॉन्क्रीट प्रॉप्स एंड अ लॉट ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, यानी मूर्त संसाधनों का और ऑडियो विजुअल यानी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी चीजों को टच फील करके ही समझ पाएगा, अभी एब्स्ट्रैक्ट तो दूर दूर तक नहीं है, ऊपर से लॉजिक भी नहीं है। तो जितना हो सके उसको कॉन्क्रीट चीजों में, टेंजिबल चीजों में, जिनको वो टच कर सके, फील कर सके, जिन पे वो सोच सके, ऐसा मटेरियल देना है। बिल्कुल सही बात है। डेपिक्ट हायरार्किकल रिलेशनशिप्स, कॉम्प्लेक्स डायग्राम, अभी कहां से समझेगा, अभी तो लॉजिक भी नहीं आया। एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम तो 11 साल के बाद समझ पाएगा और हाइपोथेटिकल भी 11 साल के बाद। तो सिर्फ एक ही उत्तर सही है, यूज कॉन्क्रीट प्रॉप्स, मूर्त संसाधनों व ऑडियो विजुअल सामग्री का इस्तेमाल करना है अगर बच्चा 2 से 7 में भी है। और आप देखते भी हैं अगर बच्चा प्ले वे में जाता है इस स्टेज में, कितने सारे चार्ट्स होते हैं आसपास, कितनी सारी एक्टिविटीज वो करता है। आजकल तो गेम्स आने लग गए हैं, ABCD खेलने के लिए, कलर के लिए भी वो गेम होगा जिसमें वो उसको टच कर पाएगा, फील कर पाएगा, मैनिपुलेट कर पाएगा, ठीक। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग।
यानी सही उदाहरण है किसका, स्कैफ फोल्डिंग का, मचान का सही उदाहरण है, पाड़ का सही उदाहरण है, टेम्परेरी हेल्प का सही उदाहरण है। इसका मतलब क्या है, टेम्परेरी हेल्प, यानी जहां पे बच्चा अटके वहां उसको मदद देना स्कैफ फोल्डिंग कहलाती है, एज पर वाइगोस्की। ये कॉन्सेप्ट दिया किसने है, ब्रूनर ने दिया है। ठीक है बात, तो आप लोग 74% लोग बी कह रहे हैं। डिक्टेटिंग आंसर्स टू क्वेश्चन, सवालों के जवाब बस डिक्टेट करना, ऐसे ही लिख लेना, इसमें कोई हेल्प नहीं हो रही। प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, हाँ बच्चे को संकेत व इशारे देना, क्लूज देना, हेल्प करना, हिंट्स देना, जहां पे वो अटके, इसको ही स्कैफ फोल्डिंग कहेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस है टेम्परेरी हेल्प की, अस्थायी मदद की प्रक्रिया है। अगर बच्चा किसी एक स्टेप पे अटकता है तो टीचर ने उसको हिंट दे दिया, वो एक स्टेप सॉल्व कर दिया ताकि वो आगे का पूरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सके। होता नहीं, कई बार आपको पहला ही वर्ड याद नहीं आ रहा होता, अगर कोई याद दिला दे, हिंट दे दे, तो फिर आपको सारा उत्तर याद होता है। तो वही है स्कैफ फोल्डिंग। ठीक, ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स, ये नहीं है स्कैफ फोल्डिंग। कंडीशनिंग का तो दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है, तो बी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। लेव वाइगोस्की बिलीव्ड दैट, यानी लेव वाइगोस्की का मानना था कि, लेव वाइगोस्की है तो तीन ही चीजें होंगी, एक है सोसाइटी, दूसरा है कल्चर, तीसरी है लैंग्वेज। इन्हीं तीन में से कोई आंसर होगा। ठीक है भाई, लेव वाइगोस्की मतलब सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जिन्होंने दिया है, और ये कहते हैं कि बच्चा समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके, इंटरैक्ट करके अपनी समझ बनाता है, अपने संज्ञान का निर्माण करता है। तो पहला ऑप्शन है, लर्निंग इज मियर एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज। नहीं, सिर्फ भरना नहीं है ये नॉलेज को अपने दिमाग में, अवशोषण नहीं है सिर्फ। लर्नर इज अ कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड की बात नहीं करते जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, चाहे वो पियाजे हो, वाइगोस्की हो। नॉलेज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट्स इन पैसिव मैनर, बच्चा कभी भी पैसिव नहीं हो सकता। रचनावादी लोगों के अनुसार, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट लोगों के अनुसार, बच्चा हमेशा एक्टिव होगा, चाहे वो पियाजे हो, वाइगोस्की हो, ब्रूनर हो। फिर आता है डी ऑप्शन, नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड इन अ जोन ऑफ व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। यहाँ पे बच्चा एक्टिव है और दूसरों से हेल्प मिलने की बात हो रही है। को कंस्ट्रक्टेड यानी समाज, सोसाइटी, लैंग्वेज, इन सबका इस्तेमाल यहाँ होगा। सह निर्माण की बात हो रही है, यानी बच्चे को एक्टिवली काम करने दिया जाएगा और एक ऐसे माहौल में वो होगा जहां वो इंटरैक्ट करके अपनी समझ बनाएगा। ठीक है बात। वैसे भी बाकी के तीन ऑप्शन तो कट हो ही चुके थे, तो लास्ट तो डी ही बचता है। अगर आपको इतना ना भी समझ में आए तो आप बाकी के तीन एलिमिनेट करके सीधे डी को मार्क कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जितना समय हम यहाँ डिस्कस करते हैं ना पेपर में, उतना समय आपका बच जाएगा। यहाँ पे मैं इसलिए ज्यादा डिस्कस करती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए, आप देखते ही पहचान पाए, पकड़ पाए इस क्वेश्चन को, है ना। पेपर में थोड़ा ना इतना समय लगाएंगे आप। आज क्या समस्या हो गई आप लोगों को, 4312 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 1800 लाइक, क्या बड़ी नाइंसाफी है। आ जाओ इधर। एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की जो थियोरी है, वहां पे इंडिविजुअल यदि ये रीजन देता है कि ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन इफ दे गो अगेंस्ट दी सोसाइटल लॉज, यानी जो मानवाधिकार व न्याय है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, बेशक कानून, जो सामाजिक कानून है उनके खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। मतलब अगर कोई कानून ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जाता है, जैसे दास प्रथा थी, जैसे हम कह रहे हैं सती प्रथा है, या इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं, रीमैरिज के कॉन्सेप्ट, कितनी सारी चीजें तो थी ना समाज में, और आज भी होता ही है कि लॉज चेंज होते हैं ना। तो अगर ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जाती है कोई चीज, तो वो लॉ को हम चेंज कर देंगे। ऐसा नहीं है कि वो लॉ जो है ह्यूमन से ऊपर है। ये लास्ट स्टेज है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये तो आपको सपने में भी पता होना चाहिए। सार्वभौमिक नैतिक विकास का नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास है कि ह्यूमन राइट्स से ऊपर नहीं है कुछ भी। इसके लिए आप अपनी जान की बाजी तक लगा देंगे अगर आपको लगता है कि लोगों के साथ गलत हो रहा है। ये तो सिर्फ आप डर से बचने के लिए आज्ञा का पालन करेंगे। आपको तारीफ चाहिए इसलिए गुड बॉय गुड गर्ल। अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर होता है, जो समाज में नियम बने हुए हैं उनको फॉलो करना है, ठीक। लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, एक प्रगतिशील कक्षा में, प्रगतिशील कक्षा जैसे ही आप पढ़ते हैं, याद कीजिए जॉन डुई को, याद कीजिए आपकी चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम को, बच्चे को एक्टिव रखना है, लर्निंग सोशल होगी, है ना, ग्रुप्स में होगी, जो डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, बच्चा एक्टिव होगा। कुल मिलाकर के प्रोग्रेसिव का मतलब ये है, इन्होंने प्रोग्रेसिव स्कूल्स खोले, लैब स्कूल्स उनको कहा गया, यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स कहा गया, कहाँ पे, शिकागो में, ठीक है। किसने, जॉन डुई और उनकी वाइफ ने। लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, करके सीखने की बात करते हैं। आप लोग बी ऑप्शन बिल्कुल सही दे रहे हैं कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में लर्निंग को कैसा माना जाएगा, प्रगतिशील कक्षा में सिंपल प्रोसेस। भाई सिंपल तो नहीं है, देखो, इज अ सोशल प्रोसेस, हाँ बात तो सही लग रही है। कैन टेक प्लेस ओनली थ्रू फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, ऐसा नहीं है सिर्फ आप फॉर्मल इंस्ट्रक्शन दे के बच्चे के दिमाग में कुछ भर देंगे, कंडीशनिंग का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। तो लर्निंग क्या होती है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, लर्निंग सोशल प्लस एक जगह पे और आएगा आपको एक्टिव। लर्निंग क्या है, सामाजिक और सक्रिय होती है, चाहे वो प्रोग्रेसिव क्लासरूम हो, चाहे वो वाइगोस्की का
सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट हो, वहां लर्निंग सोशल होगी और एक्टिव होगी, यानी बच्चे ग्रुप में सीखेंगे और सक्रिय रूप से सीखेंगे, उनके दिमाग में कुछ भरा नहीं जाएगा, बच्चे को सेंटर में रख के आपको सिखाना है, तो एक सामाजिक प्रक्रिया हो गई अधिगम। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हार्वर्ड गार्डनर, ऐसा कुछ होगा, ये मिस टाइपिंग है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी गार्डनर को अगर आप फॉलो करते हैं, गार्डनर क्या कहते हैं कि कई प्रकार से बच्चे सीख सकते हैं और बुद्धि के कई प्रकार होते हैं, कोई एक आईक्यू टेस्ट नहीं है जो आपको बता दे कि भाई कोई व्यक्ति बुद्धिमान है या फिर नहीं है। ठीक है, मैथ सीवीएस भी कराएंगे यार, डोंट वरी, अभी आने तो दो पेपर को, डोंट वरी, प्लानिंग है अभी, मैथ्स का भी जल्दी सर क्लास लेंगे आपकी, मैथ्स की भी। बताइए एक बार, देखिए, इंटेलिजेंस कैन नॉट बी नर्चर्ड एंड ग्रोन, ऐसी बात उन्होंने नहीं की है। ठीक है, कि बढ़ा नहीं सकते, अलग अलग एस्पेक्ट में नहीं होती इंटेलिजेंस। ईच इंडिविजुअल पोजेस डिफरेंट काइंड और काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं, इसीलिए इनकी थियोरी का नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस। और ये 1983 में एक बुक आई थी इनकी, फ्रेम्स ऑफ माइंड करके, जिसमें इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि की बात की थी। अभी 8 हैं एज पर एनसीईआरटी, वैसे तो 12-13 तक भी हैं। ठीक है, सी ऑप्शन है इंटेलिजेंस कोशेंट। आईक्यू की बात तो ये बिल्कुल नहीं करते कि आईक्यू जो है वो सही से प्रिडिक्ट कर देगा, ये नंबर्स के खिलाफ है यहाँ पे। पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन क्लास आर मोर इंटेलिजेंट देन अदर्स, ये भी ये नहीं कहते, ये कहते हैं कई प्रकार से बुद्धिमान आप हो सकते हैं, कोई म्यूजिक में अच्छा होगा, कोई लैंग्वेज में अच्छा होगा, कोई लोगों को समझने में अच्छा होगा, कोई साइंस में अच्छा होगा, मतलब अलग अलग प्रकार से लोग अच्छे या इंटेलिजेंट हो सकते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, और अलग अलग तरह से ही उनको सिखाया जाना चाहिए, ऐसा गार्डनर कहते हैं। अब एनईपी का एक प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने, आप फटाफट से बताएंगे पोल में। एट द प्राइमरी लेवल, यानी प्राथमिक स्तर पर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस डैश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। कुछ ज्यादा स्पीड हो रही है ना आज, कम कर लूं, कम कर लेते हैं। देखिए एक बार, अगर हम बात करें, आज आपको इसको टेस्ट की तरह लेना है, इसलिए हम क्वेश्चंस भी ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इतने दिन से प्रैक्टिस चल रही है, अब तक कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे हो चुके होंगे हैं। आज पता नहीं क्या ही खा लिया मैंने, कुछ ज्यादा ही फ्लुएंसी आ गई है। देखो, 88% लोग कह रहे हैं डी, जो कि सही भी है। देखते हैं भाई, प्राइमरी लेवल पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या, जितनी भी अच्छी पॉलिसीज हैं आज तक वो यही कहती आई हैं, कोठारी आयोग से लेकर के और न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनसीएफ तक, कि मातृभाषा में सिखाओ, घर की भाषा में सिखाओ, है ना। वो क्या करे, अपने आप को एक्सप्रेस करे मातृभाषा में, जो भी भाषा उसने घर पे सीखी है, जो भी उसकी खुद की भाषा है, जो भी होम लैंग्वेज है, उसमें बच्चे को एक्सप्रेस करने दो, क्योंकि एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। मीडियम तो वो बाद में भी सीख लेगा, खुद को एक्सप्रेस करना तो सीख ले एटलीस्ट, है ना। तो ये एक बात हुई, क्लियर है कि नहीं है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जी नहीं, महत्वपूर्ण है कि मातृभाषा जो भी हो, चाहे वो गुजराती है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, हिंदी है, संस्कृत है, व्हाटएवर इट इज, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट लर्नर्स वर्किंग इन ग्रुप्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट, यानी आज ये वाला बच्चा आगे बैठेगा, कल दूसरा, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट चेंज होता रहता है, एज पर नीड फ्लेक्सिबल है, जरूरत पड़ने पे चेंज कर देते हैं, रिजिड नहीं है। फ्लेक्सिबल बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है बच्चों के लिए। बच्चे ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, ये और भी पॉजिटिव बात है। ये किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक है, बिहेवियरिस्टिक क्लासरूम का। यहां तो रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात होती है, यहां फ्लेक्सिबिलिटी की बात कहां होती है। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, सामाजिक संरचनावादी, यानी समाज में ग्रुप्स में बच्चा लर्निंग को कंस्ट्रक्ट करे। हाँ, बात तो सही लग रही है। टीचर सेंट्रिक, नहीं, यहाँ टीचर कहाँ सेंटर में है। अगर बच्चे फ्लेक्सिबल सीटिंग है, ग्रुप्स में सीख रहे हैं, तो टीचर सेंटर में थोड़ी है, बच्चा सेंटर में है। फिर है टेक्स्ट बुक सेंट्रिक क्लासरूम, ऐसा नहीं है कि पाठ्य पुस्तक जो है आपकी केंद्र में हो। तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, यानी सामाजिक संरचनावादी कक्ष। तो सामाजिक संरचनावादी कक्ष, जहां ग्रुप में बैठ करके बच्चे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बच्चा एक्टिव है। अगर बच्चा एक्टिव है, दैट मींस कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ आंसर आपका जाएगा, रचनावाद की तरफ जाएगा, क्योंकि बच्चे ग्रुप्स में रचना कर रहे हैं, ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ पेडागोजी वुड एनेबल अ टीचर टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स इन हर क्लास। यानी कि किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में सफल बनाएगा या मदद करेगा। व्यक्तिगत विभिन्नताएं हम सभी जानते हैं, हम सभी में अंतर पाए जाते हैं, कोई भी दो लोग बिल्कुल सेम नहीं हो सकते, सेम होंगे तो रोबोट्स बन जाएंगे। दैट मीन्स हम अपनी सोच में, यानी अपने इंटरेस्ट, अपने एप्टीट्यूड, अपने एटीट्यूड, अपने रंग, अपने साइज, अपने शेप, अपने परिवार, अपनी भाषा, बहुत तरह से विविधताएं रखते हैं, और बच्चों की विविधताओं को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। ये बात होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। तो स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, यहाँ पे फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना। फ्लेक्सिबल होना चाहिए जो आपका क्लासरूम का माहौल है, टोटली सेंटर्ड
अराउंड एग्जाम्स, सिर्फ एग्जाम के अराउंड सेंटर्ड है तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान ही नहीं रखा जा रहा। टोटली सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक, तो एक सोर्स तो है नहीं टेक्स्ट बुक, बच्चे को एक्टिव रखना है हमें, एंगेजिंग एंड कॉन्टेक्चुअल, यानी संलग्न व संदर्भित रहे, यानी एंगेजिंग हो, बच्चा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप सिखाएं, जो बच्चा जिस बैकग्राउंड से आता है, जो जिस एग्जाम्पल से रिलेट कर पाएगा, उसको उस तरह का एग्जाम्पल या एक्टिविटी आप कराएंगे, सबको एक डंडे से नहीं हाकेंगे, यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का पालन करेंगे, विभेदी अनुदेशन हम जिसको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 15th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए एक बार, द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ये पता नहीं कितनी बार हम अलग अलग तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी जो भी असेसमेंट के बारे में अच्छा सोचेगी, वो ये कहेगी कि बच्चों को फीडबैक के लिए, बच्चों के इंप्रूवमेंट के लिए असेसमेंट यानी आकलन होना चाहिए। ठीक है, तो टेस्टिंग, रोट मेमोराइजेशन, रटने के लिए कभी भी आकलन या इवैल्यूएशन या टेस्ट नहीं लिया जाएगा। सिर्फ रिकॉल, रट्टे कितने लगाए हैं इस चीज को मेजर करने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए आकलन लिया जाएगा कि भाई अगर आप पोल में आंसर कर रहे हैं और कितने % आंसर हैं, उसके हिसाब से मुझे ये पता लगेगा कि आपकी लर्निंग कैसी हो रही है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, किस तरह के क्वेश्चंस में आप अटकते हैं, जहां आप अटकते हैं तो मुझे वहां कैसे एग्जाम्पल देना है, उसको और क्लैरिटी से लेके चलना है, थोड़ा सा स्लो चलना है ना। तो ये इससे क्या हुआ, पोल लेने से, आपको टेस्ट करने से क्या हुआ, ये बताना कि कितने % लोगों ने सही और गलत दिया, नहीं, फीडबैक मिलेगा, आपकी लर्निंग बेहतर होगी, आपको खुद को पता लगेगा कि आप कहां गलत हैं और कहां सही हैं। इसीलिए टेस्ट लिया जाता है या आकलन किया जाता है। ये बेसिक सी बात है, बेसिक सी फिलॉसफी है आकलन की प्रक्रिया के पीछे, कि ये सीखने में मदद करे, फीडबैक मिले बच्चे को और टीचर को भी कि उसकी पेडागोजी ठीक है या नहीं, कहां परिवर्तन की जरूरत है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टू अराइव एट पैरामीटर्स टू कंपेयर चिल्ड्रन, नहीं, बच्चों को कंपेयर करने का कोई भी उद्देश्य यहां नहीं होता। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इंक्लूजन मीन्स, यानी समावेशन का क्या अर्थ है। समावेशन, इंक्लूड करना, एजुकेशन फॉर ऑल। आपके दिमाग में जैसे ही इंक्लूजन वर्ड आए, इंक्लूसिव वर्ड आए, समावेशी शिक्षा वर्ड आए, आपके दिमाग में आना चाहिए एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। मैम बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस रखता है बट वो उस ऑब्जेक्ट परमानेंस का एनालिसिस नहीं कर पाता, उसमें चेंजेस नहीं कर पाता, इसलिए सेकेंडरी होना चाहिए, सेंसरी होना चाहिए। अच्छा। हाँ मेगा सेंसरी हो सकता है उस केस में, हो सकता है। पोल आगे पीछे चल रहा है, पोल वाले भाई साहब नींद में हैं आज, देखिए एक बार, कोई बात नहीं, आज मेरी स्पीड तेज है ना और ये स्लो साबुन हो गए हैं। पोल थोड़ा जल्दी दो भैया, ठीक है भैया। देखिए, इंक्लूजन मीन्स एम्ब्रेसिंग ऑल स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल आइडेंटिटीज, यानी सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक, बोलते रहोगे क्या भाई, सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, यानी जो भी सोशल आइडेंटिटीज हैं बच्चे की, उन सभी को साइड में रख के आप एम्ब्रेस कर रहे हैं, हर किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। बात तो सुंदर लग रही है देखने में, ठीक। फिर आता है बी ऑप्शन, इग्नोरिंग द बैरियर्स दैट क्रिएट अनड्यू एफर्ट एंड सेपरेशन, यानी आप बैरियर्स को इग्नोर कर देंगे, अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, यानी जिन चीजों से प्रॉब्लम हो रही है, जिन चीजों से सेपरेशन हो रहा है, वहां आप क्या करेंगे, अलग थलग कर देंगे। ये प्रॉब्लम है, आपको वो आइडेंटिफाई करनी है ऐसी सिचुएशंस। प्रमोशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इनटॉलरेंस ऑफ डिफरेंसेस, यानी आप भेदभाव को बढ़ावा देंगे। ये कैसी क्लास हुई फिर। अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज रिप्रेजेंट करनी है, आपको प्रेजेंट करनी है। तो एक ही मात्र सही उत्तर है, बच्चे के भले के या बच्चे के पक्ष में जो है, सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, उनको सबको इंक्लूड करना, राइट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए, जवाब दीजिए, पोल में भी आंसर कीजिए। फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय द टीचर, यानी विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। यानी विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यानी अलग अलग तरह के बच्चे हैं, कोई किसी राज्य से है, कोई किसी संस्कृति से है, किसी की पृष्ठभूमि कुछ और है ना। तो सक्सेसफुल इंक्लूजन, आपको हर तरह के बच्चे को अगर सक्सेसफुली इंक्लूड करना है तो आपको क्या करना है, हर तरह के कल्चरल बैकग्राउंड वाले बच्चे को, तो कौन सा एक तरीका अवॉइड किया जाना चाहिए, ध्यान से पढ़िएगा, अवॉइड किया जाना चाहिए, यानी किससे बचना चाहिए, यानी किस तरीके को नहीं अपनाना चाहिए। नॉट लिखा हुआ है, अगर गलती से भी गलत पढ़ लिया तो आंसर आपका गलत हो सकता है। 34% लोग कह रहे हैं ए, 38% लोग कह रहे हैं बी, यानी इसमें आप कंफ्यूज हो गए। एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट एवरी स्टूडेंट, हाँ इसको अवॉइड क्यों करेंगे, इसको तो करेंगे, लेकिन हमें अवॉइड वाला आंसर चाहिए। गिव प्रायोरिटी टू द एक्सपीरियंसेस ऑफ डोमिनेंट ग्रुप, ये गड़बड़ है,
कि आप सिर्फ उन ग्रुप्स को ही महत्व देंगे जिनका प्रभुत्व हो, जिनकी चलती हो क्लास में, उन्हीं को महत्व देंगे। इसका मतलब फिर तो आप इंक्लूड ही नहीं कर रहे बच्चे को, फिर तो आपने कुछ बच्चों को ही ध्यान में रखा है, उन्हीं की चल रही है क्लास में। इस चीज को अवॉइड किया जाना चाहिए, ना कि इंक्लूड। और हमसे अवॉइड ही पूछा था कि क्या नहीं करना चाहिए, तो दिस शुड बी अवॉइडेड इन एनी केस। फिर है सी ऑप्शन, इनकॉर्पोरेट डाइवर्सिटी। हाँ, डाइवर्सिटी को लाना चाहिए टीचिंग में, कल्चरल सेंसिटिविटी ध्यान में रखनी चाहिए कि हम किसी भी कल्चर या किसी भी समुदाय के प्रति कुछ नेगेटिव ना बोले। तो बी ऑप्शन ही एकमात्र सही है, क्योंकि यही गलत है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। डिसलेक्सिया इज प्रीमैरिली एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन, यानी जो डिसलेक्सिया है उसको किस प्रकार की कठिनाई से हम जोड़ते हैं। डिसलेक्सिया बहुत कॉमन है, क्या है ये, रीड। 100 को वॉज पढ़ता है बच्चा, 6 को 9 पढ़ सकता है, डॉग को गॉड पढ़ सकता है, गॉड को डॉग पढ़ सकता है ना। और क्या हो सकता है, मतलब वो रिवर्स में उसको चीजें दिखती हैं, या तो डिफिकल्टी होती है पढ़ने में, तो रीडिंग डिसऑर्डर है। और जिसको पढ़ने में दिक्कत है उसको लिखने में भी समस्या आ सकती है कल को, ठीक है। वॉकिंग से संबंधित अगर कोई होगा तो डिस्प्रैक्सिया कहलाएगा फिर वो यहाँ पे, क्योंकि वो मोटर स्किल्स में जब प्रॉब्लम आएगी तब वो लेखन संबंधी, चलने संबंधी विकार हो जाएगा, डिस्प्रैक्सिया। थिंकिंग और सिंगिंग का यहाँ पे सच कुछ होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, पोल में जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल बी इफेक्टिव इन एंश्योरिंग इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी किस प्रकार की जो प्रैक्टिस है वो इफेक्टिव यानी प्रभावशाली होगी इंक्लूजन एंश्योर करने में, समावेशन को सुनिश्चित करने में। और कैसे बच्चों का समावेशन सुनिश्चित करने में, जिनको कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी है, चाहे वो डिसलेक्सिया हो, चाहे वो कोई भी कुछ भी हो सकती है, हियरिंग इंपेयरमेंट हो, सुनने में दिक्कत हो, चलने में दिक्कत हो, ठीक है। तारे जमीन पर एग्जैक्टली हम बहुत बार एग्जांपल लेते ही हैं, है ना। और इवन जो बमन ईरानी आई थिंक जो उसमें थे ना वायरस बने थे, उनको भी डिसलेक्सिया है, मुझे जैसा याद है ना। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों को डिसलेक्सिया कॉमन चीज है एक। इंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कैसे हम जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी है किसी भी रूप में, उनको अगर समस्या है तो उनका समावेशन कैसे सुनिश्चित करें, तो आप लोग डी ऑप्शन कह रहे हैं 50-70% लोग। अलाउ ओनली फिक्स्ड मोड ऑफ एक्सप्रेशन, फिक्स्ड नहीं यार, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिस भी तरह से बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए उसको उस तरह से मौका मिलना चाहिए। फिर आता है एट्रीब्यूट फेलियर टू लैक ऑफ एबिलिटी, हम ये कहते हैं अगर फेलियर है तो तुम में कमी है, तो बच्चे में कमी नहीं निकाली जाती। गिव वेरी लॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट असाइनमेंट्स, इससे क्या होगा, बोरियत हो जाएगी। प्रोवाइड सेवरल ऑल्टरनेटिव्स फॉर रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, ये बात सही है कि सूचना प्राप्त करने के लिए आप कई विकल्प प्रदान करेंगे। जिस बच्चे को लिख करके अपनी बात को कहना है वो लिख करके कह दे, जिसको अपनी बात को पीपीटी में रिप्रेजेंट करके कहना है वो उससे कह दे, पिक्चर में कहना है पिक्चर में कह दे, है ना। किसी और तरीके से एक्सप्रेस करना है, वो जिस तरह से बच्चा कंफर्टेबल हो उस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अगर डिसेबिलिटी है, प्रॉब्लम है कोई भी तो, है ना। भाई डिसलेक्सिया में अगर लिखने में दिक्कत है तो प्रिंटेड मटेरियल में दे देगा अपनी बात को, पिक्चर्स के थ्रू कह देगा, है ना। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस, यानी प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं उनके बारे में आपको विशेषता यहां पहचाननी है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 है एब्जॉर्ब इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली, यानी ये जो है जानकारी को या सूचना को जल्दी से और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, यानी इनको आप फटाफट से चीजों को कैच कर लेते हैं। ये कह सकते हैं मेंटल प्रोसेसिंग इनकी तेज है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी तेज है, लेवल तेज है, आईक्यू तेज है। बात तो सही लग रही है सुनने में, फिर भी बाकी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। बी ऑप्शन है आर इनकैपेबल ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस बिलो देयर एज लेवल्स, भाई फिर ये गिफ्टेड कैसा है, बिलो नहीं, ये तो अबव एज भी, है ना। अगर 6th में है बच्चा तो हो सकता है 7th 8th वाला भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने अपनी एज से ज्यादा लेवल की प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व कर पाता है, दैट मींस उसका मेंटल लेवल, जो मेंटल एज है, जो मानसिक आयु है, वो अपनी एज से ज्यादा है ना। 14 साल का बच्चा है तो हो सकता है दिमाग जो है वो 16 साल की उम्र पे काम करता हो, तो ये बात तो ऑपोजिट हो जाएगी, गिफ्टेड थोड़ी होगा ये बच्चा, तो स्लो लर्नर कहलाएगा अगर अपनी एज से भी कम लेवल की चीजें सॉल्व कर पाता है तो। फिर है सी हैव अ टेंडेंसी टू ऑप्ट फॉर सिंपल एंड इजी टास्क्स, ऐसा नहीं है, इनको डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टास्क में ही मजा आता है, क्योंकि दिमाग जो है नेक्स्ट लेवल पे काम करता है। अगर इनको चैलेंजिंग टास्क नहीं दिए गए गिफ्टेड बच्चों को तो ये बोरियत महसूस करते हैं। फिर है डी ऑप्शन लैक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स, इंट्यूशन इनका स्ट्रांग होगा, ऐसा नहीं है कि बेसिक समझ ही इनकी खराब होगी। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर कि इनको इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्विकली और एक्यूरेटली, जल्दी सीख लेते हैं और इसीलिए जल्दी बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि इनको एंगेज रखना चैलेंजिंग टास्क में जरूरी होता है। तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। 30 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं, डेली हम 20 ही करते हैं। आ टीचर शुड, आज इसको आपको टेस्ट की तरह लेना है। आ टीचर शुड डैश हर स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग इंट्यूटिव गेसेस टू आंसर अ क्वेश्चन, यानी टीचर को क्या करना चाहिए ताकि बच्चे इंट्यूटिव गेसेस लें, यानी जो सहज अनुमान उनके अंदर से आ रहा है वो लगाएं। इसके लिए विद्यार्थियों को कैसे शिक्षक को डील करना चाहिए। पहला ऑप्शन है एनकरेज करें इस चीज के लिए कि जो उनके अंदर से इंट्यूशन हो वो एक्सप्रेस करें, इस चीज के लिए प्रोत्साहित करेंगे, अनदेखा करेंगे, दंडित करेंगे, अवरुद्ध करेंगे। भाई अगर बच्चे के अंदर से जो आ रहा है आप तो एक्सप्रेशन आने देते हैं ना, बच्चे को एक्सप्रेस करने देते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करने देते हैं,
चाहे वो गलत एक बार को क्यों ना हो, बट आप बताएंगे तो सही, मतलब आप उसको बोलने तो देंगे, कम से कम तो एनकरेज करेंगे इंट्यूटिव गैसेस के लिए, क्योंकि जो सहजता से उसके अंदर से आ रहा है उस चीज पे आप फोकस करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा एक बार, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू एलैबोरेट ऑन अ रिसेंटली लर्न्ड कॉन्सेप्ट। अगर आपने जल्दी ही कोई भी रिसेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी पढ़ा है बच्चे ने, उसको एलेबरेट करने को कहा है, तो किस चीज को अवॉइड किया जाना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ के आप हो सकते हैं क्या, कंफ्यूज। ठीक है, मेघा क्या कह रही है मैम, प्लीज टेल अबाउट D2+B TGT SST क्लासेस ऑन करियरवेल, या स्पेशल हिस्ट्री स्पेशल पॉलिटी वाली क्लासेस से D2+B कवर हो जाएगा। हाँ, स्पेशल हिस्ट्री स्पेशल पॉलिटी आपको अलग अलग लेनी पड़ेगी, कोई स्पेसिफिक बैच नहीं है TGT के लिए। तो आप पार्ट 1 के लिए तो ले सकते हैं जो जनरल पेपर वाला बैच है, बट पार्ट 2 के लिए आपको अपने सब्जेक्ट के अनुसार, मैथ्स का है तो मैथ्स के वहां पे बहुत सारे टीचर्स हैं, आप उस हिसाब से इंडिविजुअल बैचेस फिर आपको लेने पड़ेंगे। ठीक, आते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू एलैबोरेट ऑन अ रिसेंटली। ठीक है मेगा, होपफुली आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व हो गई होगी। 54% लोग कह रहे हैं डी आंसर, यानी किस चीज को अवॉइड करें जब आपको बच्चे को, जो भी मान लीजिए कल हमने कोई टॉपिक पढ़ा था और हम कहें इस चीज को एलैबोरेट करो, तो मुझे किस चीज को अवॉइड करना होगा एज अ टीचर कि आप उस बात को एलैबोरेट कर पाए कंफर्टेबली। पहला ऑप्शन है एक्टिंग आउट द रिलेशंस बिटवीन वेरियस सब कॉन्सेप्ट्स, के सभी जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखे होंगे उनके बीच में संबंध को आप स्थापित करेंगे। हाँ, ये तो अच्छी बात है भाई, कनेक्ट कर पाएंगे तभी तो अपनी बात को कहेंगे। लेकिन अवॉइडेड पूछा है, क्रिएटिंग एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स, ये भी जरूरी होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कि जो एग्जांपल है यानी जो डायरेक्ट जिस चीज से आप उस बात को समझ पा रहे हैं, और जो इनडायरेक्टली नॉन एग्जांपल है उस चीज से रिलेटेड नहीं है, दोनों से क्लैरिटी आती है। अप्लाई द एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू न्यू प्रॉब्लम्स, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने एक्वायर की है उसको आप दूसरी जगह पे यूज कर पाएंगे, तो वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए परमानेंट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब आता है डी ऑप्शन, वैसे तो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तीनों ही अगर गलत हैं तो बचा ही डी ऑप्शन है, बट फिर भी हम तो समझेंगे। राइटिंग ऑन बोर्ड एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू कॉपी द सेम विदाउट अंडरस्टैंडिंग, यानी आप क्या कहेंगे, बोर्ड से चुपचाप से उतार लो जो लिखा गया है, यही तो होता है ना। इससे फिर क्या होता है, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम बन जाएगी, बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा और ये खराब बात है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इससे कोई अंडरस्टैंडिंग बढ़िया नहीं होती, बस इससे नकल को, रोट लर्निंग को, रटने को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा एक बार, ये कहता है स्टूडेंट्स फेलियर कैन बी मिनिमलाइज्ड, यानी कम से कम हो सकता है बच्चों का जो फेलियर है या असफलता है, बाय इंप्लीमेंटिंग अ करिकुलम विच इज, किस तरह का करिकुलम या पाठ्यचर्या लागू होने पे, पाठ्यक्रम नहीं कहते हिंदी में, पाठ्यचर्या कहते हैं, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, वो तो जस्ट एक हिस्सा होता है करिकुलम का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फेलियर कैन बी मिनिमलाइज्ड, किस तरह के स्टूडेंट के जो फेलियर है उसको कम से कम किया जा सकता है, किस तरह के करिकुलम को लागू करके, बताइएगा। बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ दें अगर, तो जो फेलियर है वो कम होगा क्योंकि बच्चे की लाइफ से जुड़ जाएगा। हाँ, बात तो सही लग रही है, पॉजिटिव बात है, ये तो बिल्कुल क्या है, पॉजिटिव बात है। फिर भी देखते हैं हाईली चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स, अगर हाईली चैलेंजिंग होगा और कॉम्प्लेक्स होगा तो बच्चे वैसे ही अपने आप में फेलियर और ज्यादा होगा उनका, क्योंकि वो वैसे ही नहीं समझ पा रहे हैं। इररेलेवेंट टू देयर एवरीडे लाइफ, भाई रेलेवेंट होना चाहिए, लाइफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर बात, बच्चा रह रहा है दिल्ली में और आप बात कर रहे हैं अफ्रीका की, कहां से रेलेवेंट है उसके लिए, कहां से वो कनेक्ट कर पाएगा। मूविंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू सिंपल, ये बिल्कुल ऑपोजिट है, सिंपल टू एब्स्ट्रैक्ट या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, हमेशा हम सरल से जटिल की ओर जाते हैं, जटिल से सरल नहीं जाते, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, के कनेक्टेड टू देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी सामाजिक संदर्भ से जोड़ दो बच्चे की नॉलेज को तो गलतियां कम से कम हो जाएंगी। जिस समाज से, जिस संस्कृति से, जिस लाइफ से वो आता है उससे कनेक्ट कर दो तो गलतियां नहीं होंगी या कम से कम हो जाएंगी, क्योंकि वो समझ पाएगा, जोड़ पाएगा, उसकी रियल लाइफ से जुड़ जाएगी लर्निंग जो है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, फॉर मीनिंगफुल लर्निंग टू टेक प्लेस इट इज इंपॉर्टेंट टू, यानी आप चाहते हैं यदि बच्चा अर्थपूर्ण ढंग से सोचे या सीखे तो उसके लिए क्या जरूरी है करना। फटाफट से आंसर कीजिएगा, फिर हम बढ़ेंगे आगे। मतलब आपको ज्यादा स्पीड में मजा आता है। 5300 कितने 22 लोग हैं, 3200 लोगों ने लाइक किया, कहाँ है बाकी के 2021? बहुत ही बढ़िया। ऑलवेज बेस्ट टीचर, अरे अपनी तारीफ तो पढ़ लो यार, रुक जाओ। ऑलवेज एज ऑलवेज बेस्ट टीचर अवार्ड गोज टू यू मैम, लव यू फ्रॉम लखनऊ, थैंक यू सो मच खान हासिम। बस यही सुनना था मैं, यही सुनना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपका कमेंट पढ़ा है, सारे कमेंट छोड़ करके। मजाक कर रही हो यार, जो सामने आ जाता है। देखो एक बार, अगर हम बात करें तो मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करना है तो क्या जरूरी है, डेवलप कॉम्पिटिटिव कल्चर। देखो कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन लाना है ना।
कोलैबोरेशन लाना है, सहयोग की भावना लानी है, कंपटीशन से कोई किसी का भला नहीं होता। गिव स्पेस टू चिल्ड्रंस व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस, ये बात सही है कि आप बच्चे के जो व्यूज हैं, जिस तरह से वो सोचता है, जो उसके अनुभव हैं, उनको क्या देते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं, स्पेस देते हैं, उनको अपनी बात को अभिव्यक्त करने का मौका देते हैं। प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन डिसकनेक्टेड नहीं, देखो कनेक्टेड चंक्स होने चाहिए। अगर चीजें कनेक्ट ही नहीं हो रही, एक बात दूसरी बात से कनेक्ट ही नहीं हो रही, कहां से सीखेगा बच्चा। फिर आता है डी ऑप्शन, प्रोवाइड एग्जांपल्स व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू स्टूडेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट। नॉट रिलेटेड क्यों भाई, रिलेटेड होने चाहिए जिस समाज, जिस संस्कृति से, जिस समुदाय से वो आता है। तो बी ऑप्शन एकमात्र सही है कि आपको बच्चे के व्यूज को क्या देना है, उसके विचारों को और अनुभवों को जगह देनी है, महत्व देना है, तभी अच्छे से सीख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 5 क्वेश्चन और बचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय अ टीचर व्हाइल टीचिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स। यानी टीचर को क्या अवॉइड करना चाहिए, यदि आप कुछ भी कोई भी एक नया कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखा रहे हैं तो किस चीज को आपको अवॉइड करना चाहिए, बताइए, फटाफट से बताइए, आंसर कीजिए। आंसर ये क्या है, कृष्णा जी दे दो प्लीज। विवेक क्या चाहिए, क्या क्या खेल कर रहे हो आप, कमेंट्स में हैं, आंसर नहीं कर रहे हो, देखो फटाफट से। हाँ तो वाईफाई चाहिए, कृष्णा को दे दीजिए। फाइनली हमने अपनी टीम से पता लगा लिया है, आपकी सारी आवश्यकताओं का ध्यान हम ही रखेंगे यहाँ पे। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किस चीज को अवॉइड किया जाना चाहिए जब आप नया कॉन्सेप्ट, नया संप्रदाय किसी भी बच्चे को सिखा रहे हैं। आस्क देम टू फाइंड कॉमन एट्रीब्यूट्स अमॉन्ग गिवन एग्जांपल्स, यानी उन्हें जो भी उदाहरण है उनमें से चीजें कनेक्ट करने के लिए कहा जाए। हाँ बात तो सही है। रिप्रेजेंट नॉन एग्जांपल्स रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, हाँ नॉन एग्जांपल भी और एग्जांपल भी दोनों काम होने चाहिए। प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट एंड देन मूव टू सिंपलर वंस, ये गड़बड़ है क्योंकि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं जा सकते, तो इसी चीज को अवॉइड किया जाना चाहिए। इसीलिए यही सही उत्तर है, क्योंकि क्या नहीं करना चाहिए ये पूछा था। रिलेट द न्यू कॉन्सेप्ट, हाँ नए नॉलेज से हमेशा प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करते हैं, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ते हैं। सारी बातें सही हैं, सी गलत है, जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। देखो बड़े क्वेश्चन है, लेंथी लग रहे होंगे पढ़ने में, बट बहुत इजी है, लड्डू है एकदम। आफ्टर आंसरिंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिकॉल ऑफ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, यानी कोई एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पूछी और रिकॉल करने को कहा कि अच्छा याद करो उस दिन जो पढ़ा था, है ना, या भारत की राजधानी क्या है याद करो, या मतलब बताओ सोच के, रिकॉल करने को कहा है। अ स्टूडेंट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट क्यूज हेल्प्ड हर, अब वो सोचने की कोशिश कर रहा है कि कौन से हिंट्स हैं जो मदद करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं आगे, बाय डूइंग सो द स्टूडेंट इज डेवलपिंग डैश, यानी ऐसा करके जब यदि बच्चा रिफ्लेक्ट करता है कि किन चीजों से कनेक्ट होके उसने वो चीज को समझा था, मतलब रिव्यू करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, स्ट्रेटेजाइज करेगा, प्लान करेगा, क्या हुआ सही उत्तर, डिलेड इमिटेशन है ये ना, नकल की तो बात ही नहीं हो रही, सेल्फ सेंटर्डनेस की बात ही नहीं हो रही, ओवर जस्टिफिकेशन है ही नहीं, सिंपल मेटाकॉग्निशन है, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है चीजों को कनेक्ट करके समझने के लिए, सिंपल थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ठीक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, अ स्टेप बाय स्टेप प्रेस्क्रिप्शन ऑफ अचीविंग अ गोल इज कॉल्ड डैश, यानी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जब आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ह्यूरिस्टिक कहेंगे, मीन्स एंड एनालिसिस कहेंगे, निमोनिक्स कहेंगे, एल्गोरिथम कहेंगे। फटाफट से बताइए। निमोनिक्स तो होता है शॉर्ट फॉर्म, जैसे मैंने आपको बता दी कि प्याजे की स्टेजेस याद करने के लिए एसपीसीएफ का इस्तेमाल करना है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। निमोनिक्स क्या हो सकते हैं, जैसे लाल बटे कक्का करते थे कई लोग, वो पंडित हर प्रसाद बोले कुछ तो होता था ना, सीबीएसई वाले वो करते थे, ठीक, तो वो क्या निमोनिक है, शॉर्ट फॉर्म में आपने याद रखने के लिए बना लिया, ठीक। निमोनिक तो यहां से है ही नहीं, क्योंकि बात हो रही है स्टेप बाय स्टेप प्रेस्क्रिप्शन की। मीन्स एंड एनालिसिस कोई एक साधन है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं एंड तक पहुंचने के लिए, ये भी बात नहीं हो रही। ह्यूरिस्टिक्स होता है जो आपने फंडे अपनाए हैं ना, आपने घर में किसी दिन कोई कूलर खराब हो गया, खुद से ठीक किया, वही तरीका आपने अगली बार अपना दिया, ये है ह्यूरिस्टिक, कि जो आपके लिए काम किया वही आपने नेक्स्ट टाइम रिपीट किया। बट एल्गोरिथम होता है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, किसी भी चीज की प्रोसेस जो है वो एल्गोरिथम कहलाएगी। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पे सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मिसकॉन्सेप्शंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट देयर डैश, यानी विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं। यानी मिसकॉन्सेप्शन यानी ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कह लीजिए आप इसको, है ना, नाइव कॉन्सेप्शंस कह लीजिए। यानी बच्चों में कई बार भ्रांतियां ऐसी बन जाती हैं जो साइंटिफिक नहीं होती, जो लॉजिकल नहीं होती, बट उनका दिमाग में एक ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट बन जाता है कि जब मैं ट्रेन में चलता हूं या चलती हूं तो ट्रेन में जो साथ में पेड़ है वो भी मेरे साथ चल रहे हैं, या जब मैं चलता हूं या चलती हूं तो जो चांद है, चंद्रमा है, वो मून भी मेरे साथ चलता है। ये क्या मिसकॉन्सेप्शन है, एक ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन पैदा हो गया है, ठीक।
तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा ये पूछा है। एक्सट्रीमली फ्लॉड एंड इरेशनल है ये, भाई ये अत्यंत गलत है, नहीं, बच्चा एटलीस्ट सोच तो रहा है। हायर ऑर्डर इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ऐसा भी नहीं है कि कोई हायर ऑर्डर एबिलिटी है। नेटिव एंड इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉन्सेप्ट्स, ये हम कह सकते हैं कि अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ है, जो उनको इंट्यूटिवली समझ में आया वो मान लेते हैं, ठीक है। सीवियर कॉग्निटिव डेफिशिएंसी है, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये बिल्कुल एक सहज सी बात है कि जो उनको उस उम्र के हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लगता है वो वैसा इंट्यूटिवली मान लेते हैं। वो गलत है, साइंटिफिकली गलत है, उस पर आपको बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि वो ठीक हो सके। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर अबाउट मिसकॉन्सेप्शंस, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस और नाइव कॉन्सेप्शंस। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू कॉज प्राइड अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व की धारणा का कारण बन सकती है। प्राइड यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है ना। घमंड की भावना का जो कारण है वो कौन सी एक सिचुएशन बन सकती है, फटाफट से बताइएगा, फिर ही हम बढ़ेंगे आगे। कौन है ये व्यक्ति, कहां से आते हैं ये लोग, क्या कह रहे हो? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन फेलियर इज सीन एज कॉज्ड बाय वन सेल्फ, यानी जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाए तब प्राइड की भावना आएगी, नहीं शेम आएगी। तब आप सोचें कि यार फेल हुआ हूं मैं, मेरे कारण से ही फेल हुआ हूं या हुई हूं, तो इससे तो शर्म की भावना आएगी, इससे कौन सा गर्व का भाव आएगा। व्हेन फेलियर इज सीन एज कॉज्ड बाय अदर्स, कि दूसरों की वजह से मैं असफल हो रहा हूं, हो सकता है। व्हेन सक्सेस इज सीन एज कॉज्ड बाय वन सेल्फ, यानी जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाए। व्हेन सक्सेस इज सीन एज कॉज्ड बाय अदर्स, ये भी नहीं हो सकता। व्हेन फेलियर इज सीन एज कॉज्ड बाय अदर्स, तो इसमें भी कोई गर्व का भाव तो आएगा नहीं, गर्व का भाव यही आएगा, चाहे अब ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाए कि हाँ अपनी वजह से हुए हैं, ठीक। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, आज के लिए आखिरी सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा अंदर से बाहर की ओर, जब आप का जो मोटिवेशन का रीजन है वो बाहर नहीं है, आपके अंदर है स्वयं। आप अच्छा करना चाहते हैं, आप बेहतर सीखना चाहते हैं, आप ऐसे ही आए थे ऐसे ही नहीं मरना चाहते, कुछ अच्छा करके जाना चाहते हैं। ये क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, राइट रीजंस के लिए आप चीजें कर रहे हैं, ठीक है। पीआरटी का नोटिफिकेशन अभी किसी को नहीं पता कब आएगा, बट लेट्स सी। आई शुड स्टडी बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, मुझे इसलिए पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि संप्रत्यय को, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। इसका रीजन बाहर है क्या, समझ दिख तो नहीं रहा, फिर भी देख लेते हैं। आई शुड स्टडी टू अवॉइड द पनिशमेंट, इसका रीजन 100% बाहर है, एक्सटर्नल रीजन है, तो ये एक्सटर्नल हो गई मोटिवेशन, इंटरनल नहीं है, इंट्रिंसिक नहीं हो सकती। फिर आता है आई शुड स्टडी टू गेन फर्स्ट पोजीशन इन द कंपटीशन, अगेन इसका भी रीजन बाहर है कि मुझे कंपटीशन में फर्स्ट आना है, मुझे सैलरी मिलेगी, मुझे दूसरों को जवाब देना है, इसलिए नौकरी चाहिए। ये सब क्या है, एक्सटर्नल रीजंस हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, बाहरी अभिप्रेरणा है। बहुत लंबी रेस के घोड़े नहीं बनते बाहरी अभिप्रेरणा से, ठीक। नहीं तो आई शुड स्टडी टू गेट प्रेज एंड डोमिनेंस ओवर माई पियर्स, इसका भी रीजन बाहर है। जिस भी काम का रीजन बाहर है, दैट मीन्स आपकी जो मोटिवेशन है, जो लोकस ऑफ कंट्रोल है, वो एक्सटर्नल है, बाहर है रीजन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन अंदर से बाहर आती है, यानी रीजन आपके पास खुद होगा, क्योंकि आपको पढ़ाई करना पसंद है, क्योंकि आपको कोई कॉन्सेप्ट सीखना है, क्योंकि आपको नॉलेज गेन करनी है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है, इसलिए आप पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इंट्रिंसिक मोटिवेशन